please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोगों ने केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए दुआ की और कैंडल मार्च निकाला। मार्च निकालने वाले लोगों ने केरल की बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों को भी याद किया। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की सलामती के लिए दुआ की। कैंडल मार्च निकालने वाले लोगों के हाथों में कई पोस्टर और बैनर भी दिखे, जिन पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखे थे। इन लोगों ने केंद्र सरकार को उस फैसले पर भी घेरा जिसमें बाढ़ प्रभावित केरल को 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया। प्रदर्शनकारियों ने 500 करोड़ रुपए की राहत राशि को केरल के लोगों के साथ मजाक बताया और केंद्र की मंशा पर सवाल खड़े किए। मार्च के समय इन लोगों ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए चंदा देने की भी अपील की। We feel that central government is not considering this Kerala state as a part of this republic. Especially United Arab Emirates donate 700 crore rupees while this central government is only allotted 600 crore rupees. हरियाणा के फरीदाबाद में एक आदमी का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप लगा कि मुस्लिम लड़की से शादी करने पर संजय नाम के आदमी की हत्या कर दी गई और उसका शव एक खाली मैदान में फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस आदमी की हत्या का दावा किया गया उसके घर वालों ने इंसाफ के लिए जमकर हंगामा किया। आरोप है कि कुछ दिन पहले ही संजय नाम के आदमी ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, लेकिन इस बात से खफा लड़की के घर वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी और मामले को जल्द सुलझाने का दावा भी किया। केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने केरल का दौरा किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने केरल के चेंगनूर इलाके का दौरा कर राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए आज राहत सामग्री को रवाना करेंगे। फोर्ब्स पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 महीनों में व्हाट्सएप पर दुनिया के लोगों ने 8,500 करोड़ घंटे बिताए, जो कि फेसबुक से 2.5 गुना ज्यादा है। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलने की मांग का समर्थन किया। राम मंदिर पर यूपी के डिप्टी सीएम के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में अपनी विलुप्त होने वाली राजनीतिक हैसियत को कायम करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में उफनाए नाले को पार करने की कोशिश में कार डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद विपक्षी पार्टियों ने उन पर हल्ला बोल दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी किया, जिस पर समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री और बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी पहले दंगा कराती है, फिर सरकार बनाती है और फिर अपने मुकदमे वापस लेती है दंगाइयों के। तो अब तो योगी जी पर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 1 दशक पुराने मामले की सुनवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी किया। 2007 में गोरखपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान तब सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने भड़काऊ भाषण दिया था। हालांकि इस मामले में योगी आदित्यनाथ समेत 7 लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी, लेकिन फिर से दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सीएम के खिलाफ मुकदमा क्यों न चलाया जाए। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। कि हेट स्पीचेस पहले से देते रहे हैं और दे रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी उन्हें सचेत करना पड़ा, उन पर कार्रवाई करने का उन्होंने इस समय बेड़ा उठाया। बीएसपी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता अपने भाषणों के जरिए देश में नफरत और गुस्सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के परेल इलाके में 17 मंजिला क्रिस्टल टावर की 12वीं मंजिल में आग लगी है। दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। दमकल कर्मी क्रेन की मदद से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो परेल इलाके में ये इमारत है। विवेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, मौजूदा हालात क्या हैं? जसप्रीत, आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी जो मौजूदा हालात है, जो धुएं का गुबार है वो लगातार ऊपरी की जो मंजिल है वहां पर फैलता जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि 17 मंजिला इमारत है, क्रिस्टल टावर इस इमारत का नाम है और 12वीं मंजिल पर ये आग लगी है और जो धुआं का गुबार है वो धीरे धीरे 13वीं, 14वीं और 15वीं मंजिल पर भी पहुंच रहा है। इन फायर ब्रिगेड का कहना है कि उनकी प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले जो लोग ऊपर के मंजिल में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकल जाए और आग पर काबू पाया जाए। यही वजह है कि मुंबई फायर ब्रिगेड ने अपनी 4 बड़ी क्रेनें मंगवाई हैं ताकि जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन जो अधिकारी हैं और फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी किसी की भी हताहत या फिर किसी के इंजर्ड होने की कोई खबर नहीं है
और एहतियातन तौर पर यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई गई है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की और भी गाड़ियां यहाँ पर बुलाई गई हैं और कि जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें जल्द से बाहर निकाला जाए। तो फायर ब्रिगेड की तमाम कोशिश जारी है और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए और जो लोग इमारत में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। विवेक, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। बीजेपी आज से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश को देश की नदियों में प्रवाहित करने के लिए अस्थि कलश यात्रा शुरू करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज दिल्ली में बीजेपी के पुराने दफ्तर में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को अटल की अस्थियों का कलश सौंपा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अस्थि कलश को अपने राज्यों में लेकर जाएंगे, जहां उन्हें जनता दर्शन के लिए रखा जाएगा। जनता दर्शन के बाद अस्थि कलश को उस राज्य की नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। देश की नदियों में अटल जी की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए बीजेपी की अस्थि कलश यात्रा पर कांग्रेस ने सियासत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने दलील दी कि अस्थि कलश यात्रा के बहाने बीजेपी सियासत करना चाहती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के बहाने राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार किया है और इस मामले में सवाल उठाने पर कांग्रेस की आलोचना की। अस्थियां नदियों में विसर्जित की जा रही है और अब यदि उसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये सोचनीय विषय है। अटल जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है और इतना महान है कि इस प्रकार की टिप्पणियों से, जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। देश की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है और जो लोग उनके खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, देश की जनता उनको क्षमा नहीं करेगी। विक्रांत हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विक्रांत, आज से बीजेपी अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत कर रही है, लेकिन कांग्रेस हमलावर है और राजनीति करने का आरोप लगा रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस इस मामले में आरोप लगा रही है, लेकिन जसप्रीत, इस समय हम बीजेपी का जो पुराना मुख्यालय था वहां पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, बीजेपी अध्यक्ष यहां पर आएंगे। और अगर मैं दिखाना चाहूं कि ये सामने जो मंच है, अटल जी की तस्वीर लगी हुई है जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और सामने कलश रखे हुए भी आपको दिखाई देंगे, जो कई कलश रखे हुए हैं। ये सभी प्रदेश अध्यक्षों को बीजेपी ने अपनी सभी राज्यों के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर बुलाया और प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अपने हाथों से कलश उनको देंगे। उसके बाद ये सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने राज्यों में कलश लेकर जाएंगे, वहां पर जनता के दर्शनों के लिए इसे रखा जाएगा और उसके बाद नदियों में प्रवाहित करवाया जाएगा। यह आपने सही कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता अब आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुलकर वो भी इस मामले में नहीं बोल पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो स्वीकार्यता है उसको लेकर के वो बीजेपी पर हमलावर नहीं हो सकते। लेकिन अब दबे पाव कुछ नेता बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इसे पूरी तरीके से गलत कहा। बीजेपी का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी उनके सबसे बड़े नेता थे पार्टी के, तो निश्चित तौर पर उनके देहांत पर पार्टी चाहती है कि देश भर में जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन तक उनके अस्थि कलश के दर्शन पहुंचे और उसके बाद नदियों में उसे प्रवाहित किया जाए। बिल्कुल, बीजेपी ने पलटवार किया है विक्रांत, और आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कोई क्या बीजेपी का बड़ा नेता भी मौजूद है और कितने बजे प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, कहां के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं? देखिए, कार्यक्रम करीब 10 बजे के करीब शुरू होगा और इस समय जो बीजेपी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके बैठने का स्थान जो है वो मंच के ठीक दाहिनी तरफ लगाया गया है। इस समय बीजेपी का जो पुराना दफ्तर था, इसके ठीक सामने वाला जो लॉन है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है कार्यकर्ताओं से, और जो भीड़ है यहाँ पर कार्यकर्ताओं की वो सुबह से ही जुटनी शुरू हो गई थी। तमाम केंद्रीय मंत्री, बड़े बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारी वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग सभी कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी प्रदेशों के अध्यक्ष यहाँ पर आ चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष का, जो किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंचेंगे और 10 बजे के करीब कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल विक्रांत, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यूपी में अटल जी के अस्थि विसर्जन के लिए खास तैयारियां की गई हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में 24 अगस्त को बड़ा कार्यक्रम होगा। लखनऊ में पार्टी के दफ्तर से 16 अस्थि कलश राज्य के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाएंगे। इसके बाद 16 जगहों पर अस्थियों का विसर्जन होगा।
अस्थि विसर्जन में एक मंत्री और राज्य बीजेपी के प्रभारी मौजूद रहेंगे। ज्यादातर जगहों पर 25 अगस्त को विसर्जन होगा। 25 अगस्त को गोरखपुर में खुद सीएम योगी मौजूद रहेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का उत्तराखंड में 4 स्थानों पर विसर्जन किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां हल्द्वानी, बागेश्वर, बद्रीनाथ और ऋषिकेश में विसर्जित की जाएंगी। पूर्व पीएम वाजपेयी की अस्थियों का कलश 22 अगस्त को रात 11 बजे देहरादून पहुंचेगा। इसके बाद अस्थि कलश 23 अगस्त को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में दर्शन के लिए रखा जाएगा। दर्शन के बाद अस्थि कलश को विसर्जन के लिए भेजा जाएगा। पवित्र नदियां हैं, कुछ नदियों में 3-4 जगहों पर हम लोग और यहाँ पर अस्थि कलश जो आ रहे हैं केंद्रीय योजना के अनुसार उनको ले जाना चाह रहे हैं, जिसमें एक तो बद्रीनाथ जी में सीधे ले जाएंगे, वहाँ पर विसर्जित होगा, और एक अस्थि कलश आपका जहाँ पर कत्यूरी राजाओं का गोला क्या वो चित्रशिला गोला घाट, ये रानी बाग के पास है, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है, वहाँ पर विसर्जित होगा। और एक अस्थि कलश सरयू और गोमती के उस पर, जिसका भी बहुत बड़ा महत्व है, बागेश्वर में विसर्जित होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल पर लोगों ने हमला कर दिया है। इलाके के लोगों ने सुरक्षा बल के वाहनों पर पथराव किया है। अनंतनाग में जंगलात मंडी इलाके में भीड़ ने सुरक्षा बल के वाहनों पर पत्थर फेंके। सुरक्षा बल ने पत्थर फेंकने वाले लोगों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। दूसरी तरफ श्रीनगर में भी ईदगाह के बाहर पथराव हुआ। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, जहां पर ये हमला हुआ है, सुरक्षा के लिहाज से कितना संवेदनशील इलाका है? देखिए जसप्रीत, पहले ही अप्रीहेंशन थी कि ईद के मौके पे काफ़ी जगहों पे स्टोन पेल्टिंग हो सकती थी, क्योंकि पहले ही ट्रेन सर्विस जो है 3 दिनों के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया था। और आज ऐसा ही हुआ कि अनंतनाग में जो ही नमाज एक ईदगाह में इख्तिताम पजीर हुई तो उसके फ़ौरन बाद नौजवान निकले और उन्होंने पथराव शुरू किया पुलिस पे, और पुलिस ने अभी आंसू गैस का इस्तेमाल किया और लगातार क्लैशेस काफ़ी देर तक जारी रहे। और यहाँ अगर श्रीनगर की बात करें, यहाँ इस वक्त क्लैशेस जारी हैं ईदगाह इलाके में, क्योंकि यहाँ पे भी जो है अक्सर ईद के रोज़ जो है या तो नमाज से पहले या नमाज के दौरान भी जो है यहाँ पथराव के वाक़ात देखने को मिल रहे हैं। और इस वक्त लगातार सीआरपीएफ और पुलिस पे नौजवान पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस लाठी ये जो है आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि अनंतनाग में पुलिस ने एरियल फायरिंग भी की, लेकिन जो है मुश्तिल जो लोग थे वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर बरसाते रहे। और अभी ये कहा जा सकता है कि शायद कुछ और जगहों पे भी शायद स्टोन पेल्टिंग हो सकती है, क्योंकि पिछली ईद को भी जब ईद उल फितर थी और उस टाइम भी काफ़ी जगहों पे स्टोन पेल्टिंग के जो है वाक़ात सामने आए, लेकिन उसमें जो है काफ़ी कैजुअलिटीज भी हुई, सिविलियन की भी मौत हुई और काफ़ी सारे लोग जख्मी हो गए। अभी जो है आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कोर्ट के बाहर पुलिस वालों से घिरे रेप के एक आरोपी को वहां खड़ी भीड़ में शामिल एक आदमी ने थप्पड़ मार दी। बताया गया कि इस आरोपी समेत 2 आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के गैंगरेप का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी। हालांकि सजा सुनाए जाने से पहले जब पुलिस एक आरोपी को लेकर कोर्ट पहुंची तो वहां मौजूद भीड़ में शामिल एक आदमी ने उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति हिंदू महासभा का नेता बताया गया। वहीं 7 साल की बच्ची के गैंगरेप के आरोपियों की कोर्ट में पेशी के दौरान वहां लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी। इसी साल 26 जून को इमरान भैयू और आसिफ मेव नाम के 2 आरोपियों ने 7 साल की बच्ची का गैंगरेप किया। छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 12 जुलाई को पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर की, जिसके बाद 30 जुलाई से कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई और वारदात के 56 दिन के अंदर कोर्ट ने दोनों को गैंगरेप का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी।